हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं शिव कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के माध्यम से हमने हिस्ट्री को शुरू किया हुआ है। और आज हम उसका जो 5वां चैप्टर है, 5वां चैप्टर राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, इसका आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो किस प्रकार से राज्य अस्तित्व में आए, राजा लोग किस प्रकार से उन्होंने गणराज्यों की स्थापना की, आज उसी संदर्भ में हमारा डिस्कशन होने वाला है। देखिए, एनसीईआरटी का जो हम डिस्कशन किया हुआ है, शुरू किया हुआ हमने, इसके माध्यम से हम जो एक सीरीज चली हुई है हमारी, क्योंकि एनसीईआरटी हमारे हर एग्ज़ाम्स के अंदर काम आती है। इवन अब जो स्टूडेंट लाइफ है उसके अंदर काम आती है। बाद में जितने भी हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर फाइट करते हैं उसमें भी यहीं से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब कभी किसी एग्ज़ाम के अंदर जब क्वेरी डालनी पड़ती है, जब फाइट करना पड़ता है किसी एक ही क्वेश्चन के लिए, तभी भी जो मान्य होता है, जो आपके क्वेरी मान्य होती है, वो आपकी एनसीईआरटी बेस पर होती है। तो उसी को आधार मानकर, उसी को मजबूत बनाते हुए हमने ये जो एनसीईआरटी की जो सीरीज शुरू की हुई है, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा 5वां चैप्टर है एनसीईआरटी 6th क्लास की हिस्ट्री के अंदर। और किस प्रकार से ये शुरू होता है, देखिए। चुनाव का दिन, जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। चुनाव के दिन की बात चल रही है, वोटिंग का दिन है, नाना नानी कहाँ जा रहे हैं, वोट डालने जा रहे हैं। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे, यानी सबसे पहले वहां जाकर चुनाव केंद्र पर वो वहां का देखना चाहते थे, किस प्रकार से यहाँ का माहौल, किस प्रकार का जो चुनाव केंद्र है, मतदान केंद्र है, वहाँ पर जाकर उसको देखना चाहते थे। शंकरन भी ये जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे चुनाव के दिन। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। तो ये शासकों का चुनाव किस प्रकार से होता है, आज कैसे होता है और पहले किस प्रकार से होता था, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए, कुछ लोग जो है शासक कैसे बने, शासक कैसे चुने जाते हैं, शासकों का चुनाव कैसे किया जाता है, इन्हीं के माध्यम से हमारा जो है ये डिस्कशन आगे बढ़ रहा है। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, यानी जब प्राचीन समय था, जब वैदिक समय चल रहा था, वैदिक काल चल रहा था, या उससे भी जब प्राचीन हड़प्पा सभ्यता का जब काल चल रहा था, उस दौरान शासक किस प्रकार से चुने जाते थे। हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, यानी कुछ लोग राजाओं का चुनाव कौन करते थे, वहाँ की आम जनता किया करती थी। परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन देखने को मिले। वो परिवर्तन क्या थे, किस प्रकार से राजा चुने जाते थे। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञ हवनों का आयोजन करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते थे। तो राजा बनने की प्रक्रियाएं प्राचीन समय में अलग अलग हुआ करती थी। कुछ लोग अश्वमेध यज्ञ करके भी राजा बन जाते थे। अश्वमेध एक ऐसा यज्ञ था जिसका आयोजन करने वाला जो एक घोड़े को इसमें छोड़ता था, यानी एक राजा जो था, इसमें अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था, एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण करने के लिए, भ्रमण करने के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी, यानी जो भी उस राजा को के घोड़े को रोकता था उसको उस राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था, या उसकी अधीनता स्वीकार करनी। जहाँ से वो घोड़ा निकल जाता था वहाँ उस राजा की अधीनता स्वीकार मान ली जाती थी, कि यहाँ से उस राजा का जो है क्या कर लिया जाता है, उसकी अधीनता स्वीकार की जाती है। तो इस प्रकार से अलग अलग समय में अलग अलग राजा बनने की प्रक्रियाएं हमारे सामने आती हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था, तो इससे वो उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते। इसके बाद क्या था, उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। जो यज्ञ होता था अश्वमेध यज्ञ,
जो जहाँ से घोड़ा निकल जाता था तो वहाँ पर जब राजा यज्ञ करता था तो उस यज्ञ के अंदर उनको आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों के द्वारा संपन्न किया जाता था, यानी उस राजा के जो पुरोहित होते थे, राजपुरोहित, उन्हीं के माध्यम से इस यज्ञ को संपन्न करवाया जाता था। इसके लिए उन्होंने उपहारों से सम्मानित किया जाता था। किसको? राजा को। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था, यानी उसके समान जहाँ से घोड़ा निकल गया तो वो राजा के यहाँ यज्ञ हवन के अंदर आते थे, और जिसने इसको रोक लिया उसके साथ राजा को युद्ध लड़ना पड़ता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लेके आते थे, उसके लिए नजराने लेकर आते थे, उसके लिए भेंट लेकर के आते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गुणगान करता था, यानी उसकी विजय गाथा गाता था। सगे संबंधियों के, खासकर कि उनकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर होता था, यानी उन राजाओं को केवल अपनी उपस्थिति भर दर्ज करानी होती थी। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल का छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान किया करते थे। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था, यानी शूद्रों को अनुष्ठानों में शामिल होने की अनुमति नहीं हुआ करती थी। तो इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाइए, यानी यज्ञों के अंदर कौन कौन शामिल हो सकते थे भाई? राजा लोग, क्षत्रिय लोग और वैश्य लोग, ये शामिल हो सकते थे। वैश्यों को, इसके जो शूद्र लोग थे वो इसमें शामिल नहीं होते थे। इसका मतलब यहाँ पर क्या चल रहा है? एक वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था के बारे में यहाँ पर हमारे सामने एक ये झलक आ रही है, यानी उस समय का जो दौर था ये एक वर्ण व्यवस्था से परिपूर्ण दौर था। इस समय उत्तर भारत में खास करके गंगा यमुना के क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए, यानी कई ग्रंथों की रचना हुई इस दौरान। इसी दौरान ऋग्वेद के बाद रचे होने के, यानी ये ग्रंथ जो हैं ये ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण इन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ भी कहा जाता है। वैदिक ग्रंथ में क्या आते हैं? अपने 4 ग्रंथ आते हैं, लेकिन ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की अलग अलग विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है कि किस प्रकार से समाज के लोग आपस में रहते थे, समाज में अंदर वर्णों का किस प्रकार से विभाजन था, काम के आधार पर था, कर्म के आधार पर नहीं था। उस समय समाज में कई समूह होते थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग भी शामिल थे। यानी अलग अलग समुदायों के लोग रहते थे, जो कि किसी वर्ण से 4 वर्णों के बाहर ये लोग होते थे। इनको क्या बोला जाता था? इनको कर्मकार बोला जाता था। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, क्योंकि पुरोहितों को काम क्या था? पूजा पाठ करवाना, हवन वगैरह करवाना। योद्धा लोग वैभवशाली क्यों थे? क्योंकि उनका काम क्षत्रिय तो था। वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान बन गए थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक, ये जो लोग हैं ये निम्न समाज का अंग थे, ये निर्धन समाज से संबंधित थे। तो अलग अलग, जैसे कि आज का समाज है, जैसे कि गरीब लोग भी हैं, अमीर लोग भी हैं, वैसा ही समाज उस समय में भी था। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया हुआ था। जो पुरोहित लोग थे उनकी नज़र में समाज के अंदर 4 वर्ण थे। ये 4 वर्ण कौन कौन से थे? देखिए, उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित हैं, यानी पुरोहितों ने प्रत्येक वर्ग के अलग अलग कार्य निर्धारित किए। पहला वर्ण था ब्राह्मणों का। सबसे प्रथम ब्राह्मण कौन थे भाई? ब्राह्मण। उनका काम था वेदों का अध्ययन और अध्यापन करना, यानी पढ़ना और लिखने का काम ब्राह्मणों का था। उनका काम क्या था? पढ़ना पढ़ाना, जिनके लिए उन्हें उपहार भी मिलते थे, जिनके लिए उन्हें नजराने मिलते थे। दूसरा स्थान आता था शासकों का। शासक कहाँ से बनते थे? क्षत्रिय वर्ग से, जिन्हें क्षत्रिय भी कहते हैं। और क्षत्रियों का काम होता था युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। ये सभी कार्य किसके होते थे?
क्षत्रियों के होते थे, यही राजा बनते थे। तीसरे स्थान पर आता था विश्व या जिसको वैश्य भी कहते हैं, यानी व्यापारी वर्ग। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी लोग थे। वैश्य के अंदर क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का माना जाता है। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें किसी भी प्रकार के किसी भी अनुष्ठान के अंदर भागीदारी करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। औरतों को भी शूद्रों की श्रेणी में रखा जाता था। औरतें चाहे पुरोहित समाज से हों या ब्राह्मणों से हों, उनको भी यज्ञ हवन में शामिल होने का अधिकार नहीं था। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का भी अधिकार नहीं था, यानी वो पढ़ने लिखने के अधिकारी भी नहीं थे। ये उस समाज की एक झलक है। अच्छा, पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था, यानी जो व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में पैदा हो गया उसका कार्य पढ़ना और पढ़ाना रहेगा। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण होती थी, चाहे उसको ज्ञान हो या ना हो, लेकिन वो ब्राह्मण विद्वान माने जाते। बाद में कुछ लोगों को अछूत मान लिया गया। अछूत वर्गों में कुछ कौन कौन लोग शामिल थे? शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक, ये लोग शामिल थे। साथ ही में इनके अंदर वो लोग भी शामिल थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे, यानी इनको निम्न या शूद्र माना जाता था, अछूत माना जाता था। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। कभी कभी आप इस अध्याय के माध्यम से जानेंगे कि ये लोग यदि कभी मार्केट की तरफ, बाजार की तरफ, शहर की तरफ आते थे तो इनको अलग से अपने एक पहचान दर्शाने के लिए एक बर्तन होता था, उसको बजाते हुए बाजार में आना पड़ता था, शहर की तरफ आना पड़ता था, ताकि कोई भूलकर भी इनके संपर्क में ना आए। तो इस प्रकार की ये बातें होती थी। तो देखिए, कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। ये जो वर्ण व्यवस्था थी, क्योंकि शूद्र लोग जो ऊपर उठ करके आ गए थे, उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो कि पुरोहितों से अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, यानी व्यवसाय के आधार पर भी लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ये होना चाहिए किस आधार पर? जैसा इंसान का कर्म, जो जैसा कर्म करता है उसको अनुसार उसको क्या मिलना चाहिए? समाज के अंदर दर्जा मिलना चाहिए। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबको मिलना चाहिए। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना भी की उस दौरान। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, पूर्वोत्तर क्षेत्र आज के कौन से हैं? आज के पूर्वोत्तर क्षेत्र जो हम 7 सिस्टर बोलते हैं, कौन से? अरवस, मेघसी, नाममित्री, यानी अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये सभी क्षेत्र जो हैं आपके पूर्वोत्तर क्षेत्रों के अंदर माने जाते हैं। तो इन इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत ही कम देखने को मिलती थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव बहुत ही सीमित क्षेत्र में था, यानी इन क्षेत्रों के अंदर पुरोहितों का इतना ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलता था। तो आज हमने ये जाना है कि किस प्रकार से वर्ण व्यवस्था ने उस समय के जो समाज को किस प्रकार से जकड़ा हुआ था, उसके बारे में आज हमने इस चैप्टर के माध्यम से जाना है। नेक्स्ट जो हम वीडियो डालेंगे उसमें हम जनपदों के बारे में जानेंगे, क्योंकि छोटी छोटी वीडियोज़ के अंदर जैसे ये वर्ण व्यवस्था है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर भी क्वेश्चन बनते हैं। इवन आपकी जो क्लासेज हैं, यदि हम स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो वहाँ पर भी इनसे वर्ण व्यवस्था के ऊपर बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं, और बाकी जो जनपद से संबंधित बातें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।